दोस्तों नमस्कार। आप सारे लोग कैसे हैं? पूरे भारत देश में काफी चीजें चल रही हैं। एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का रिटायरमेंट, दूसरा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की एक्टिविटीज, और तीसरा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की विदाई, और चौथा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रहते हुए पूरे भारत देश में किस तरह जमानत नहीं देने वाली जो प्रक्रिया रही, पर टिप्पणी बड़ी अच्छी अच्छी रही है। इन सारे मुद्दे पर हम पांचों मुद्दे पर बात करते हैं। उसके बाद फिर आप लोग भी अपनी बातों को रखा करिए। आप लोग तो बहुत सारे लोग कमेंट में भी बात कर सकते हैं। कमेंट दीजिए, हम उस चीज को अगले पॉइंट्स में रखेंगे। चलिए, पॉइंट नंबर 1 पर मैं बात कर रहा हूँ। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का रिटायरमेंट आप लोगों को पता है 10 नवंबर को होने जा रहा है, पर वो 8 नवंबर को ही पूरे भारत देश के सुप्रीम कोर्ट की अंतिम विदाई उनकी निश्चित हो गई। और आज से सुप्रीम कोर्ट में छुट्टियां भी लग गई हैं, जो दीपावली को लेकर के एक हफ्ते की छुट्टी है। 3 तारीख को हम लोगों की सुप्रीम कोर्ट अब खुलने जा रही है। अर्थात इसका अभिप्राय मतलब ये होगी कि 3 दिन कोर्ट में, 5 दिन के लगभग आसपास में लमसम में वो काम करेंगे। अर्थात नेक्स्ट वीक का जो फ्राइडे होगा उनका अंतिम वर्किंग डेज होगा, और फिर उसके बाद सेरेमनीज वगैरह हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। सवाल यह भी नहीं था, सवाल यह था कि बातें बड़ी अच्छी हुई पूरे कोर्ट में। और अगले चीफ जस्टिस जो आने वाले हैं वो आने वाले हैं संजीव खन्ना जी। आप सारे लोग उनके बारे में भी जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई ऑनरेबल डीवाई चंद्रचूड़ साहब से बड़ी सारी भारत देश के लोगों ने उम्मीद की थी, पर उम्मीद भी तो अभी भी है क्योंकि वो चीफ जस्टिस हैं। पर उम्मीद के साथ में उन्होंने कुछ चीजों को ऐसा कर दिया कि भारत देश की जनता उनको ज्यादा याद करेगी या नहीं मैं नहीं जानता हूं, वो आप लोग बेहतर बताएंगे। पर हम लोग कैसे याद करेंगे यह चीज भी जानना बड़ा आवश्यक है। पहला, ये हमेशा जमानत की बातों पर कहते थे कि जमानत जो है अवसादप्रद रूप में यूज की जाती है। मतलब किसी को भी कस्टडी में रखा जाता है वो अवसादप्रद है, पर उसको जमानत तत्काल रूप से दे दिया जाना चाहिए। पर इस सवाल का जवाब यह है कि जो भारत देश के कई सालों से, 4 साल 5 साल से उनकी जमानतें पेंडिंग है, उसमें कोई सुनवाई ही नहीं होती। कोर्ट या तो एग्जन कर देती है, या तो कोर्ट में पेंडेंसी चल रही है, या तो उनकी डेट इतनी लंबी दे दी जाती है कि साल भर 6 महीने बाद आता है। इसमें जब आप यह कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जब यह कहती है कि ट्रायल कोर्ट हो, या यह भी कहते हैं आप हाई कोर्ट है, उसको डायरेक्शंस भी देते हैं कि किसी भी व्यक्ति को आप जमानत में बहुत दिनों तक अंदर नहीं रखा जाए, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को जेल में रखना ये कोई बहुत अच्छा नहीं। तो यह सवाल का जवाब क्या भारत देश के आप चुनिंदा लोगों के लिए है, या फिर पूरे भारत देश की जनता के लिए है? पूरी मुस्लिम कम्युनिटी से भी पूछना चाहता हूं, हिंदू कम्युनिटी से भी पूछना चाहता हूं, सिख या क्रिश्चियन सबसे पूछना चाहता हूं। पहला, उमर खालिद कई सालों से भारत देश की जेल में अंदर बंद है। क्या उनके लिए अलग संविधान की आवश्यकता होगी, या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहते हुए क्या उन्होंने इनके संज्ञान में नहीं था? दूसरा, अभी कल ही एक दबे प्रदीप दबे जी आए, और उन्होंने एक मैटर को लेकर के आए, उस लेडीज की जमानत 2022 से पेंडिंग है, और वहां पर पेंडिंग है और उसकी सुनवाई भी नहीं हो रही। बहुत बड़ी, काफी बड़ी महिला है, मैं उनका नाम आप लोगों के सामने लूंगा पर आप लोग भी समझ गए होंगे। हाई कोर्ट उनकी सुनवाई नहीं कर रहा है, हाई कोर्ट उनके केस में पेंडेंसी लगा रहा है, डेट पर डेट बढ़ा रहा है। क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नजर में ऐसे जो भारत देश के नोबेल हैं, जो भारत देश के बड़े पत्रकार हैं, जो भारत देश के बड़े लोग हैं, जो भारत देश के गरीब लोग हैं, जो भारत देश के बुर्जुआ लोग हैं, क्या उनके समझ में नहीं आता है? एनडीपीएस के एक्ट में आप लोगों के नाम पर बहुत सारे केसेस और एफआईआर कर दी जाती है, और आप 15 साल तक उसमें भुगतते रहिए। क्या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या किसी भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, या उसके साथ में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो एडिशनल सेशन कोर्ट होता है, उसके नजर में नहीं होती ये सारी चीजें कि यहाँ पर न्याय हो रहा है अन्याय? पर सीधा सीधा सवाल एक है कि यदि एनडीपीएस का मामला है तो सुप्रीम कोर्ट तक जाना चाहिए, ये 302 का मामला है तो सुप्रीम कोर्ट तक जाना चाहिए, 376 एबीसीडी का मामला है सुप्रीम कोर्ट तक जाना चाहिए। इस आधार पर पूरा कोर्ट को डिवाइड कर दिया गया है। अर्थात यदि ट्रायल कोर्ट से भी रिलीफ मिलने लायक ग्राउंड होगा तो नहीं देते हैं कोर्ट, ऐसा आपसी या ये कह सकते हैं इनडायरेक्टली रूप से ये काफी समझौता कर लिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिन्होंने भारत देश के 2 साल का नेतृत्व किया, उन्होंने क्या ऐसा काम किया जिसके लिए भारत देश उनको याद करेगा? मेरे नजर में तो कुछ बहुत ज्यादा है, आपके नजर में भी कुछ हो सकता है, जिसमें ईवीएम को लड़ाई को लेकर के था, इलेक्शन पिटीशन को लेकर के था, लोकसभा चुनावों को लेकर के था, विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं को लेकर के था, ऐसे बहुत सारे काम थे। और आज तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कोई भी ऐसे निर्णय नहीं लिया, क्योंकि उनको या तो समय नहीं मिला, या तो फिर बहुत सारी चीजें। कमेंट करना एक अलग है, कंप्लीमेंट देना भी एक अलग चीजें है, पर आज भारत देश की 140 करोड़ की जनता वहीं पर खड़ी है जो 1947 में भारत देश की आजादी से पहले
सफर करती हुई नजर आ रही थी, जहां पर एक शब्द लिखा जा रहा था पूरे भारत देश के कॉन्स्टिट्यूशन में, फ्री एंड फेयर इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 324, आर्टिकल 329 के बीच की जितने संवैधानिक आर्टिकल्स दिए गए थे उनमें सारी चीजें स्पष्ट करके लिखी गई थी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पावर जी 341 से लेकर के जुडिशियल पावर इतने पावरफुल दिए गए हैं, उसका भी इन्होंने कोई ऐसा उपयोग नहीं किया। इसी के साथ में भारत देश में जिस तरीके से बड़ी सारी देश में दर्दनाक घटनाएं बढ़ रही हैं, जिस तरह से बुलडोजर्स की इनेक्टिव बहुत सारी घटनाएं घटी पूरे देश में। आप लोगों ने देखा होगा कि घर एक्यूज किसी और को बनाया जाता है, पूरे घर का, पूरे गांव का, मोहल्ले का घर गिरा दिया जाता है, पूरे घर के पीड़ित लोग रोड में आ जाते हैं, नोटिस की पीरियड भी एक दिन की नहीं दी जाती है। इस तरह के किस दुनिया में न्याय होता? क्या न्याय संहिता लिखने वाले व्यक्ति भी इस तरीके से भारत देश का संविधान अमूक दर्शक रह करके सुनेगा? इसको किसी को भी नहीं पता रहा होगा। पर ऐसा ही पूरे देश में अभी चल रहा है। सुमोटो नामक एक भारत देश में प्रथा है, पर वह कब लागू की जाती है या कब होती है यह पूरे भारत देश की जनता से छुपा नहीं है ना, मैं उसके बारे में कुछ बोलना चाहता हूं। अब सेकंड पॉइंट नंबर 2, नेक्स्ट पॉइंट आ रहे हैं ऑनरेबल चीफ जस्टिस हमारे जस्टिस खन्ना जी। उनसे भी काफी उम्मीद है। अभी तो हमारी बेंच में दूसरे नंबर कोर्ट में बैठते हैं, पर उनका एक काफी सारी चीजें हैं, उनकी शुरुआत होने जा रही है। पर वो ये है कि एक लिबरल थे, काफी सारी चीजों को बड़ा सॉफ्ट तरीके से बात करते थे, तो इनमें कुछ और हटकी चीजें थी। तो इनसे क्या उम्मीदें करेगा भारत देश? ये तो अब आगे आने वाला जो 6 महीने का समय होगा, 6 महीने कुछ दिन, यानी ये मई में रिटायर्ड होंगे 2025 में। अब 10 नवंबर से इनको कार्यकाल, यानी 11 नवंबर से इनका कार्यकाल शुरू हो जाएगा। ये क्या करेंगे देश के लिए? क्या इन्हीं ईवीएम और इन्हीं सारी चीजों को लेकर के जिन्होंने ऐसे पिटिशनरों के ऊपर पूरा आरोप लगाया कि यदि पिटिशनें आएंगी, इलेक्शन पिटिशन, ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक्स, बैटरीज, वीवीपैट, इन सारी चीजों को लेकर के आएगा तो उन पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। ये ऐसे पिटिशन के बारे में आई जहां पर ये सारी चीजों को लेकर के एक ही जवाब होता था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर आप लोग भरोसा करिए, वो चाहे जो भी करता हो। सवाल यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कुछ भी फ्री एंड फेयर कर ही नहीं रहा। सवाल यह भी है कि हरियाणा में 99% बैटरियां जहां पर चार्ज पाई गई, उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, वहां पर कांग्रेस कंप्लीट तरीके से हारी। जहां पर 60 से 70% बैटरी है उसके नीचे रही, वहां पर हार लगभग बराबर रही, या फिर वहां पर जबरदस्त तरीके से फाइट की गई। सवाल यह भी रहा कि हरियाणा के चुनावों में जो सारी घटनाएं घटी, उन सारी घटनाओं में से 2 बड़े अमूक प्रश्न थे। पहला कि एक इलेक्टर फर्स्ट राउंड का डेटा जो 7 बजे मिलता है 5 तारीख को, 5 तारीख को, और अपलोड कर दिया जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा 7:20 पर, अर्थात 10-20 मिनट्स में सारे डेटा को अपलोड किया जाता है। फिर उसके बाद दूसरा एक टर्न आउट का डेटा आता है और 11:56 पर अपलोड होता है, पर मिलता कितने बजे है? 11:49 पर। अर्थात कितना समय लगा होगा आप लोग कैलकुलेट कर लिए होंगे। पर यह भी सवाल नहीं, इसके बाद फॉर्म 17C होता है जो हर पोलिंग एजेंट को दिया जाता है कि इस पोलिंग में इतने मेल, इतने फीमेल, इतने थर्ड जेंडर के लोगों की वोटिंग कराई गई है। सवाल यह भी नहीं था, इसका मिलान नहीं कराना है, और इसके साथ में जिस दिन चुनाव की वोटिंग की काउंटिंग होने वाली है उसके 10 घंटे से 8 घंटे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सीधा 3% डेटा बढ़ा देता है, जिसकी हमने पिटीशन भी फाइल की थी। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने मुझे बोला कि इस तरह की जो पिटीशंस में आप लोग लेके आते हैं और नए मुख्य जो चुनी हुई सरकार के खिलाफ में आप लोग लाते हैं, उनकी शपथ को रोकना चाहते हैं। यह पूरा भारत देश के लिए हम लोग ऐसी पिटीशन में जुर्माना भी लगाते हैं। हमने बोला था कि ऑनरेबल आप पहले मेरी पिटीशन को पढ़िए, उसके बाद आप जो करना है करिए। यह पूरे भारत देश को पता है कि क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला है। फिर उन्होंने जो भी किया, तो यही ऑनरेबल चीफ जस्टिस खन्ना से भी होने वाली है, या इससे बेहतर होगा, यह तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। ग्राउंड नंबर नेक्स्ट, यानी तीसरा पॉइंट। अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, अभी तो मैंने ये बातें कर दी जिसमें पूरे भारत देश के संविधान और इनके साल भर के जो कार्यकाल थे, 1-2 इन्होंने अपवाद स्वरूप में कुछ काम जरूर किए, उसको हम हमेशा वाहवाही करते हैं। पर इसके साथ में बहुतायत तरीके से देखेंगे तो उसका मूल्यांकन आप लोग खुद कर लेंगे, मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं होगी। पर सवाल एक अगला, वकीलों को जाते जाते पूरे 3 एकड़ की लैंड पड़ी है, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में बड़ी सारी न्यू बिल्डिंग बनाई गई। जो सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन के हमारे चेयरमैन है मिस्टर कपिल सिब्बल, उन्होंने इस चीज का मुद्दा भी उठाया कि यहाँ पर जहां लाइब्रेरी बनाई जा रही है, नए जितने भी हमारे एडवोकेट्स भाई आ रहे हैं, उनके लिए कुछ व्यवस्था कर दी जाए, क्योंकि अब स्पेस
नहीं है सुप्रीम कोर्ट में, जो पुरानी बार बेंच है। अब इन सारी चीजों को लेकर के सीजीआई साहब ने उसमें लाइब्रेरी बनवाना शुरू करा दिया। किसकी लाइब्रेरी? पुस्तकालय। किसके लिए? जस्टिसेस के लिए। जो जस्टिस किताब खोलते हैं या नहीं मैं नहीं जानता, पर लैपटॉप में दिन भर एंगेज दिखते हैं और सारे लोगों से या लैपटॉप में ही काम भी करते हैं। हम लोग भी इसमें शामिल हैं, लैपटॉप के माध्यम से ही काम करते हैं और लैपटॉप के माध्यम से ही सॉफ्ट कॉपी की पिटीशन फाइल कराना अनिवार्य भी है, क्योंकि वो सॉफ्ट पिटीशन जाती है। पर सवाल यह भी नहीं है, नए जो युवा और जो अभी भारत देश के अगली आने वाली पीढ़ियां पूरी खड़ी हैं, जिनको वकील भी बनना है और उन्हीं में से बीच में से हमारे आपके बीच में से कोई जस्टिस भी बनेगा, उसके लिए भी इन्होंने कुछ भी नहीं किया। यह भी एक बड़े चिंता का विषय है। और इससे भी ज्यादा बड़ी चिंता का विषय है कि सुप्रीम कोर्ट का जो बार एसोसिएशन है, जो कि बराबर का हकदार होता है, उससे बिना पूछे हुए हर निर्णय ले लिए चीफ जस्टिस साहब ने। और वहां पर जो आंख की देवी की पट्टी जो लगी थी, जिसको हम लोग कहते थे कि कानून अंधा है, उसको हटवा दिए। पर यह पूरे सुप्रीम कोर्ट में यह नहीं दिखा पाए कि सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के साथ में किस तरीके का क्या जो आंख की पट्टी हटाने वाली न्याय है वहां दिखेगी या नहीं दिखेगी, नए वकीलों को जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी। यह सवाल आगे आने वाले चीफ जस्टिस जो संजीव खन्ना जी है उनसे भी रहेगा। वो कितना हमारे वकील के लिए कर सकते हैं या कितना वकीलों के लिए सारी चीजें मिलेगी, यह तो आउटपुट आने वाला समय ही बताएगा। और उसमें आप लोग भी हमारे साथ में जुड़ते रहेंगे और ऐसे हम लोग बात करते रहेंगे। इन सारी चीजों के साथ में मैं लास्ट पॉइंट पे कहना चाहता हूं कि शायद अभी 5 दिन और बचे हैं और हम बहुत बड़ी पिटीशन के साथ में फिर से मेंशनिंग करने चल रहे हैं, और वह भी होगी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। जो इलेक्शन है वो कंडक्ट होना चाहिए और इसके साथ में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पूरे दबाव में ऐसी चीजें ना हो, इसको लेकर के बीएपीटीज की जो पर्चीज है वो पूरा काउंट होना चाहिए। यह भारत देश के लिए मैंडेटरी होना चाहिए। इसको लेकर के हम नेक्स्ट मेंशनिंग कर रहे हैं। अब देखता हूं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हमारे भारत देश के हैं वो किस तरीके का जनता के साथ में व्यवहार करेंगे, या कुछ भारत देश के लोकतंत्र के बचाने के संविधान के जो चौथी स्तंभ है उसको पूरा कुछ निर्णय देंगे। यह तो अब आगे आने वाला समय आप लोग देखें, उसका इंतजार भी करिए। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। गुड नाइट।